आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपको हर एक तारीख के इतिहास के बारे में बताता है कि सभी तारीखों का इतिहास क्या रहा है, हर एक दिन क्या कुछ खास होता है। तो हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मार्च का इतिहास। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी। आज ही के दिन यानी कि 5 मार्च 1913 में उनका जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं कि कौन है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी। आज ही के दिन गंगूबाई हंगल का जन्म 5 मार्च 1913 को हुआ था। उन्होंने स्वतंत्र भारत में ख्याल गायकी की पहचान बनाने में महती भूमिका निभाई। भारतीय शास्त्रीय संगीत की नब्ज पकड़कर और किराना घराना की विरासत को बरकरार रखते हुए परंपरा की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने लिंग और जातीय बाधाओं को पार कर व भूख से लगातार लड़ाई करते हुए उच्च स्तर पर संगीत दिया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। इनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू शीर्षक से प्रकाशित हुई। गंगूबाई हंगल का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले के शुक्रवारा दा पेटे में हुआ था। देवदासी परंपरा वाले केवट परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके संगीत जीवन के शिखर तक पहुंचने के बारे में एक अतुल्य संघर्ष की कहानी है। उन्होंने आर्थिक संकट, पड़ोसियों द्वारा जातीय आधार पर उड़ाई गई खिल्ली और भूख से लगातार लड़ाई लड़ते हुए भी उच्च स्तर का संगीत दिया। गंगूबाई का बचपन में अक्सर जातीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा और उन्होंने जब गायकी शुरू की तब उन्हें उन लोगों ने गाने वाली कहकर पुकारा जो इसे एक अच्छे पेशे के रूप में नहीं देखते थे। पुरानी पीढ़ी की एक नेतृत्वकर्ता गंगूबाई ने गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखा। उनमें संगीत के प्रति जन्मजात लगाव था और यह उस वक्त दिखाई पड़ता था जब अपने बचपन के दिनों में वह ग्रामोफोन सुनने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ती थी और उस आवाज की नकल करने की कोशिश करती थी। अपनी बेटी में संगीत की प्रतिभा को देखकर गंगूबाई की संगीतज्ञ मां ने कर्नाटक संगीत के प्रति अपने लगाव को दूर रख दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी संगीत क्षेत्र के एच कृष्णाचार्य जैसे दिग्गज और किराना उस्ताद सवाई गंधर्व से सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखे। गंगूबाई ने यह सिखाया कि जिस तरह से एक कंजूस अपने पैसे के साथ व्यवहार करता है उसी तरह सुर का इस्तेमाल करो ताकि श्रोता राग की हर बारीकियों के महत्व को संजीदगी से समझ सके। गंगूबाई की मां अंबाबाई कर्नाटक संगीत की ख्याति लब्ध गायिका थी। इन्होंने प्रारंभ में देसाई कृष्णाचार्य और दत्तोपंत से शास्त्रीय संगीत सीखा, जिसके बाद इन्होंने सवाई गंधर्व से शिक्षा ली। संगीत के प्रति गंगूबाई का इतना लगाव था कि कंदगोल स्थित अपने गुरु के घर तक पहुंचने के लिए वह 30 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करती थी और इसके आगे पैदल ही जाती थी। यहाँ उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के साथ संगीत की शिक्षा ली। किराना घराने की परंपरा को बरकरार रखने वाली गंगूबाई इस घराने और इससे जुड़ी शैली की शुद्धता के साथ किसी तरह का समझौता किए जाने के पक्ष में नहीं थी। गंगूबाई को भैरव, असवारी, तोड़ी, भीम, पलासी, पुरिया, धनश्री, मारवा, केदार और चंद्रकौंस रागों की गायकी के लिए सबसे अधिक वाहवाही मिली। इसके और गुरुराव कौलगी के 2 बेटे बाबूराव व नारायण और एक बेटी शास्त्रीय गायक कृष्णा है।
गंगूबाई हंगल ने कई बाधाओं को पार कर अपनी गायकी को एक मुकाम तक पहुंचाया और उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार, कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 5 मार्च 1959 को हुआ था। शिवराज मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए जानते हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में। आज ही के दिन मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के जैत गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक छोटे से गांव से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर काफी रोमांचक है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के किनारे जैत नाम के छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्मे शिवराज की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। कम उम्र में ही शिवराज ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गरीब मजदूरों की हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए हमेशा अपने क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं। इस दौरान वो किसी गाड़ी या अन्य साधन का इस्तेमाल करने के बजाय पदयात्रा करते थे। उन्होंने कई बार अपने संसदीय क्षेत्र में पदयात्राएं की। जब पहली बार शिवराज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब भी वे किसी न किसी गांव में जाकर ग्रामीणों से चर्चा किया करते थे। उनके इसी अंदाज के कारण वे विदिशिया के बाद पूरे प्रदेश में पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए। अब बात करते हैं शिवराज के राजनीतिक सफर के बारे में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है। वह राज्य के बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वह कृषि कार्य से जुड़े थे। शिवराज 2005, 2009 और 2014 में 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आरएसएस से जुड़ने के बाद अपने शिवराज सिंह ने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1972 में वह आरएसएस से जुड़े और 1976 में आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। साल 1978 में उन्हें एबीवीपी का संगठन सचिव और 1980 में महासचिव बनाया गया। 1982 में उन्हें एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था। 1984 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का संयुक्त सचिव बनाया गया। 1985 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। 1988 में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1990 में शिवराज पहली बार बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा पहुंचे। 1991 में वे एबीवीपी के संयोजक बनाए गए। 1992 में शिवराज भाजपा मध्य प्रदेश के महासचिव बने। 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में वह संसद के लिए चुने गए। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान को बाबूलाल गौर के स्थान पर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय शिवराज राज्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे। वह संसद की कई समितियों में भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड कायम किया। वह लगातार 13 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके शासन में भाजपा राज्य में मजबूत हुई। मध्य प्रदेश के सीएम पद पर रहते हुए चौहान कई बार विवादों में भी आए हैं। राज्य के घोटाले व्यापम को लेकर भी उनके ऊपर सवाल उठे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गंगा प्रसाद बिरला की, जो भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक थे, जिनका आज ही के दिन 5 मार्च 2010 को निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं गंगा प्रसाद बिरला के बारे में। गंगा प्रसाद बिरला भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक थे और आज यानी कि
5 मार्च 2010 में इनका देहांत हुआ था। जेपीसी के बिड़ला ग्रुप के जेपी बिड़ला स्वर्गीय ब्रज मोहन बिड़ला के पुत्र थे। जेपीसी के बिड़ला वर्ग ने निर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में 4 महाद्वीपों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां की हैं। इस वर्ग की निर्माण गतिविधियों में मोटर कार और संगठन, इंजीनियरिंग, उत्पादों का निर्माण, औद्योगिक, केमिकल व पेपर सम्मिलित है। वर्ग कंपनियों में ओरिएंट पेपर और इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, इंडियन स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग लिमिटेड, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीएम बिड़ला हार्ट रिसर्च सेंटर, कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाइजीरिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड नाइजीरिया तथा पैन अफ्रीका पेपर मिल लिमिटेड कीनिया सम्मिलित है। गंगा प्रसाद बिड़ला जेपीसी के बिड़ला कंपनी समूह के प्रमुख थे। जेपीसी के बिड़ला समूह की स्थापना उनके दिवंगत पिता ब्रजमोहन बिड़ला ने की थी। कंपनी समूह वाहन, बियरिंग, भारी मशीनें, बिजली, परेषण उपकरण, सीमेंट, पंखे, आईटी और उपभोक्ता सामान आदि निर्माण के कारोबार में लगी है। इस समय समूह का सालाना कारोबार 1500 करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान मोटर्स, ओरिएंट इंडस्ट्रीज और बिड़ला टेक्निकल सर्विसेज आदि कंपनियां भी इसी समूह की हैं। गंगा प्रसाद बिड़ला का निधन के बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी निर्मला, बेटे सीके बिड़ला और बेटी लेखा पोद्दार हैं। जाने से पहले जान लेते हैं आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। आज ही के दिन नासिर खुसरो ने 1046 में अपने 6 साल लंबे मध्य पूर्व सफर का आरंभ किया, जिसके उपरांत उन्होंने आज भी फारसी भाषा की श्रेष्ठतम कृतियों में की गिनी जाने वाली सफरनामा लिखी। महाराजा जयसिंह ने 1699 में अंबर का सिंहासन संभाला। ऑस्ट्रिया के सैनिकों ने 1793 में फ्रांस को हराकर उसके साम्राज्य पर फिर से कब्जा किया। वहीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 1851 में स्थापना हुई। निकोला टेस्ला ने 1904 में बाल तड़ित की व्याख्या की। सोवियत संघ ने 1918 में पेट्रोग्राड को हटाकर मॉस्को को रूस की राजधानी बनाया। वहीं महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया। आज ही के दिन भारत में झारखंड पार्टी की 1949 में स्थापना हुई। तो वहीं कनाडा में 1962 में आयकर नियमों में बदलाव किया गया। 1974 में हुए योम किप्पुर युद्ध में इजराइल स्वेज नहर की पश्चिमी सीमा से पीछे हटा। तो आज के इतिहास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए इतिहास के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।